क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या आपकी रूह कांप उठती है जब कोई अनजानी आहट आपके कानों में गूंजती है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो अस्पताल की सफेद दीवारों के पीछे छिपे सबसे काले राजों को उजागर करेगी। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, यह एक चेतावनी है उन आत्माओं की जो हिसाब मांगती हैं। जयपुर से बहुत दूर, जहां रेगिस्तान की रेत शहर की चकाचौंध को निगलने लगती है, बाईपास पर खड़ा था श्रीधर नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट। एक विशालकाय ढांचा जिसकी ईंट ईंट में शायद अनगिनत चीखें और सिसकियां दफन थीं। रात के 11-15 बज रहे थे। बाहर की पुरानी टूटी हुई बेंचों पर 4 युवा रेजिडेंट डॉक्टर करण, इकबाल, मीरा और देव चाय के गिलास थामे ठंडी हवा में भांप उड़ाते बैठे थे। उनकी आंखों में नींद और थकान का गहरा साया था, पर उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेफिक्री थी। वे मौत के इतने करीब काम करते थे कि डर भी उन्हें एक पुराना मजाक लगता था। उनकी बातें धीरे धीरे उसी मोड़ पर आ पहुंची जहां रात की हवा अक्सर ले जाती है। अस्पताल के भूतिया किस्से, गलियारों में भटकती परछाइयां और उन मरीजों की कहानियां जिनकी आत्माएं शायद कभी यहां से जा ही नहीं पाई। करण ने एक हल्की पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हमारे इस अस्पताल में भी किस्से कम नहीं है। अगर तुम सच में कुछ डरावना सुनना चाहते हो तो मेरे चाचा यहीं सीनियर डॉक्टर थे। उन्होंने जो देखा उसे सुनकर तुम्हारी हंसी उड़ जाएगी, पर डर नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो माहौल को और भी बोझिल बना रही थी। तभी पास से एक आदमी गुजरा। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। उसने एक पुराना फीका ग्रे कोट पहन रखा था। उसके कदम इतने धीमे थे कि जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में तैर रहा हो। वह बिना किसी आवाज के उनकी बेंच के सिरहाने आ बैठा। उसका चेहरा सामान्य था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी चमक थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो आम इंसान की समझ से परे हो। उसने बहुत ही मुलायम, लगभग फुसफुसाती आवाज में कहा, तुम सच में डरावनी कहानी सुनना चाहते हो तो बाद में एक कहानी मेरी भी है, पहले तुम सुनाओ। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए अनजाना डर कौंधा, पर फिर उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। करण ने अपनी कहानी शुरू की और रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। करण ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, कुछ साल पहले हमारे अस्पताल में वार्ड K17 हुआ करता था। अब उसे स्टोर रूम बना दिया गया है। उस वार्ड में एक मरीज आया था। उसका नाम था विक्रम सहगल। 75% बॉडी बर्न। उसका चेहरा पहचान से परे था। मांस जलकर सिकुड़ गया था। हड्डियां सब दिख रही थीं। बस उसकी आंखें वे ऐसी थीं जैसे बुझती हुई आग में दबी 2 धधकती राख के टुकड़े हों, जिनमें अभी भी कोई भयानक दर्द सुलग रहा हो। उसकी बात सुनकर मीरा ने सिहरन महसूस की। पहली रात उसे K17 में रखा गया। अगली शाम जब उसकी हालत थोड़ी स्थिर हुई तो उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने का फैसला किया गया। और तभी शुरू हुआ अजीब। विक्रम, जो मुश्किल से बोल पाता था, उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे K17 में वापस ले चलो, वही मेरी जगह है। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर बोल रहा हो। किसी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसे जलने के दर्द का असर समझा। पर थोड़ी देर में उसकी सांसें टूटने लगीं। मॉनिटर की बीप्स अनियंत्रित होकर चीखने लगीं और वह, जो बोल भी मुश्किल से पाता था, अचानक पूरी ताकत से चीख उठा, मुझे K17 में ले चलो, मुझे वहीं जाना है। उसकी चीख में एक ऐसी दहशत थी जो वहां मौजूद हर किसी को डरा गई। घबराकर स्टाफ ने उसे वापस K17 में शिफ्ट किया और 2 मिनट के भीतर सब नॉर्मल हो गया। उसकी सांसें स्थिर हो गईं, मॉनिटर की बीप्स शांत हो गईं, जैसे K17 की हवा में कोई जादू हो। दूसरे दिन फिर टेस्ट हुए। जैसे ही उसे दूसरे वार्ड में ले जाने की कोशिश की गई, उसकी धड़कनें फिर से गिरने लगीं, उसकी आंखें उलटने लगीं, उसके शरीर में एक अजीब सी ऐंठन होने लगी। K17 में वापस रखते ही सब शांत, जैसे कमरे की दीवारें उसके फेफड़ों को हवा दे रही हों, जैसे उस वार्ड की हर चीज उसे जीवन दे रही हो।
यह सिलसिला कई दिनों तक चला और हर बार नतीजा एक ही था। धीरे धीरे वार्ड के 17 के बारे में अजीबोगरीब बातें फैलने लगीं। नर्सें नोटिस करने लगीं, विक्रम रात भर सोता नहीं, उसकी आंखें खुली रहती, दीवार की एक जगह पर टिकी। कभी कभी वह बिना किसी परिचय के नर्सों को उनके नाम से बुला देता, जबकि उसने उनसे कभी बात नहीं की थी। एक युवा नर्स सिया ने एक रात बताया कि आधी रात को उसने विक्रम को खिड़की पर झुका देखा। उसने पूछा, क्या देख रहे हो विक्रम? विक्रम ने एक भयानक मुस्कान के साथ जवाब दिया, उन्हें, वे मुझे बुला रहे हैं, पर अभी नहीं जा सकता, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी कि सिया की रूह कांप गई। K-17 में अजीबियां बढ़ती गईं, मशीनें अपने आप ऑन ऑफ होने लगीं, पर्दे बिना हवा के फड़फड़ाते, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। स्ट्रेचर खुद कुछ इंच सरक जाता, जैसे कोई उस पर लेटने की कोशिश कर रहा हो। एक बार जब दूसरे मरीज को उसके पास लिटाया गया, विक्रम ने उसका हाथ इस कदर जकड़ा कि डॉक्टर की कलाई नीली पड़ गई। K-17 को मत छेड़ो, यह मेरा है, यहां कोई और नहीं आ सकता। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी, जैसे वह किसी और की आत्मा से बोल रहा हो। फिर एक रात मॉनिटर फ्लैटलाइन हो गया। विक्रम डेथ डिक्लेयर कर दी गई, पर अगले ही पल बीप बीप और वह उठकर बैठ गया। उसका सूखा टूटा गला फिर भी साफ आवाज में बोला, जब तक K-17 जिंदा है मैं नहीं मरूंगा। उसकी आंखों में एक भयानक प्रतिशोध की आग थी। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई पत्थर बन गया। अगली सुबह केयर से वंचित उसका शरीर वाकई चला गया, पर K-17 में किसी भी मरीज को शिफ्ट करो, 1 घंटे से ज्यादा कोई टिक नहीं पाता। उन्हें घुटन महसूस होती, उन्हें परछाइयां दिखती और खिड़की के शीशे में 2 जगमगाती लाल आंखें। मैनेजमेंट ने हार मान ली। K-17 को लॉक कर दिया गया, उसे स्टोर रूम बना दिया गया, पर आज भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। करण चुप हो गया। चारों के चेहरों पर एक पतली सी खामोशी तैर गई, जो डर से ज्यादा दहशत की थी। तभी वह अनजान आदमी हल्का सा मुस्कुराया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता थी। मीरा ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, मेरी बुआ की दोस्त इसी अस्पताल में नर्स थी। उन्होंने बताया कि OT4 को सालों पहले सील कर दिया गया था। कहते हैं एक रात ब्लैकआउट के बीच ऑन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर से गलत नस कट गई। मरीज हर्षमीत ऑन ऑपरेशन टेबल पर ही चला गया। अस्पताल ने इस केस को दबा दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर हर्षमीत की आत्मा शायद कभी वहां से गई ही नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और डर था। बाद में OT4 का दरवाजा रात 12 बजे के बाद अपने आप खुल जाता। अंदर से कराहने की आवाजें आती और पूरे कॉरिडोर में एक लौह सी गंध फैल जाती, जैसे गीला लोहा या ताजा गर्म खून। यह गंध इतनी तेज होती कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। मीरा ने अपनी आंखों में डर लिए बताया, एक रात बुआ की दोस्त ड्यूटी पर थीं। 12 बजे OT4 का ताला आधा खुला, बाहर का हैंडल जंग लगा हुआ था, पर अंदर से कुंडी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने भीतर से धक्का देकर बंदिश तोड़ी हो। अंदर एक छोटा लाल बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में सब कुछ भयानक दिख रहा था। ऑपरेशन टेबल खाली थी, पर दीवार पर किसी के भागने की परछाई दिखी। एक डॉक्टर के गाउन में। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। तभी पैरों में कुछ गीला महसूस हुआ। टॉर्च नीचे की, फ्लोर पर बूंद बूंद खून और टेबल के किनारे से धीमे धीमे रिसता हुआ ताजा खून। वह अभी भी सदमे में थी कि दरवाजे के उस पार से किसी ने जोर से धक्का दिया। धड़ाम। दरवाजा बंद हो गया। वह भागी, उसकी सांसें फूल रही थीं। अगली रात फिर वही। उसने हिम्मत करके रिकॉर्ड रूम में पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। धूल और मकड़ी के जालों के बीच उसे एक पुरानी फाइल मिली। हर्षमीत अरड़ा, और उसका शव कभी परिवार को मिला ही नहीं। उसे अस्पताल के ही किसी कोने में दफना दिया गया था, ताकि कोई सबूत न बचे। मीरा की सांस उखड़ी हुई थी, उसकी आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। आज भी 12 बजे के बाद OT4 का हैंडल भीतर से खुद घूमता है।
जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और कभी कभी उस लाल बल्ब की रोशनी में एक डॉक्टर की परछाई ऑपरेशन टेबल के पास खड़ी दिखती है, जैसे वह अपना अधूरा काम पूरा करने की कोशिश कर रही हो। देव ने धीरे से कहा, मेरे चचेरे भाई को आईसीयू बी में रखा गया था। उस रात अंदर घुसते ही उसे एक अजीब ठंड महसूस हुई, पर ऐसी ऑफ था। यह ठंड हड्डियों तक घुस रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्रेत वहां मौजूद हो। मॉनिटर की बीप्स कभी तेज होती, कभी गायब हो जाती, जैसे कोई उनसे खेल रहा हो। एक खाली स्ट्रेचर खुद ब खुद 2 इंच सरका, फिर उसी पर धुएं सा धुंधला साया लेट गया, जिसकी आकृति धीरे धीरे एक इंसान जैसी बनने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। लाइट्स झपकी लेती और फिर फेल हो गई। पूरे आईसीयू में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में दीवारों से परछाइयां उठीं, काली लिसलिसी, उनकी आंखों से टपकता लाल रंग। वे हर बेड के करीब गईं, हर मरीज को घूरने लगी। जो कोमा में थे, उनकी सांसें पहले तेज हुईं, फिर धीमी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी रगों को दबा रहा हो, उनकी जान निचोड़ रहा हो। देव की आवाज कांप रही थी। मेरा भाई हड़बड़ाकर बैठ गया। उसकी आंखें काली हो गई थीं। उसकी आवाज किसी और की थी। आईसीयू हमारा है। यहां से कोई बचकर नहीं जाता। यह हमारी दुनिया है। उसी पल बगल वाले बेड की मॉनिटर फट पड़ी और कुछ सेकंड में रेखा सीधी हो गई। मरीज मर चुका था। मरते ही वो परछाइयां उसके शरीर में ढंसकर धुएं की तरह पूरे कमरे में फैल गईं, जैसे हर मौत उन्हें और ताकत देती हो, जैसे वे हर जान को अपनी खुराक बनाती हों। देव ने अपनी आंखें नीचे झुका लीं। सुबह की रोशनी आते ही सब नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर उस रात के बाद मैं जान गया, कुछ वार्ड डॉक्टर नहीं, कुछ और चलाते हैं, कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है। देव ने हौले से हंसकर कहा, पर हां, सच मानो तो ये मेरी बनाई हुई कहानी थी, माहौल हल्का करने के लिए। तीनों हंस पड़े। उनकी हंसी में एक अजीब सी राहत थी। अनजान आदमी भी मुस्कुराया। हवा का भार कुछ कम हुआ, पर पूरी तरह से नहीं। वह आदमी धीरे से बोला, असली डर वो नहीं जो किसी और के साथ हुआ हो। असली डर तब होता है जब तुम्हारी आंखों के सामने सच्चाई खड़ी हो, जब तुम खुद उस भयानक सच का हिस्सा बन जाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जो सीधे दिल में उतर रही थी। करण ने पूछा, आपकी कहानी भी इसी अस्पताल की है? आदमी ने गर्दन झुका दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हां, यहीं एक मरीज आया था, नाम घनश्याम राठौड़। मामूली बुखार, नर्स से गलती हुई, उसे गलत इंजेक्शन दे दिया गया। रिएक्शन तेज। सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। जूनियर्स ने जो किया, उससे उसकी सांसें थम गईं। रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट लिखकर केस दबा दिया गया, पर मरने से पहले उसने कहा, जब तक इस अस्पताल की गलती का हिसाब नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, इंतजार करूंगा। करण ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर आदमी धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक भयानक रहस्य छिपा था। फिर तुम बताओ, क्या होना चाहिए? चारों उठे। उनका ब्रेक खत्म हो चुका था। वे अस्पताल की ओर बढ़ते चले। कॉरिडोर में कदम रखते ही सामने से 2 नर्सें स्ट्रेचर पर किसी डेड बॉडी को धकेलते हुए आ रही थीं। यूं ही मीरा की नजर शव के चेहरे पर पड़ी और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। देखो, उसने कांपते हुए कहा। सफेद कपड़ा हटाया गया। वही अनजान आदमी, वही ग्रे कोट, वही चेहरा, बस अब निर्विकार, शांत। रिकॉर्ड में नाम घनश्याम राठौड़। चारों के गले सूख गए। अभी अभी जिससे बातें करके आए, उसकी लाश यहां। उनकी आंखों के सामने बॉडी मोर्चरी की तरफ मुड़ गई। कॉरिडोर की दूसरी ओर ट्यूबलाइट झपकी और वहीं आदमी खड़ा था। मुस्कुराया, 2 कदम आगे बढ़ा और हवा में धुंधला होकर गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। लंबा भयानक सन्नाटा,
दूर कहीं मॉनिटर बीप की पतली डरावनी रेखा। उस रात के बाद K-17 की खिड़की में कभी कभी दो लाल आंखें दिखती हैं जो अंधेरे में चमकती हैं। OT-4 का हैंडल आधी रात भीतर से घूमता है, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ICU B में किसी के सांस छोड़ते ही शैडो धुएं बनकर फैल जाते हैं और उनकी आंखों से लाल रंग टपकता है। और कभी कभी बेंचों के पास ग्रे कोट वाला आदमी बैठकर रात की चाय की भाप में अपना चेहरा बनाता है, जैसे कह रहा हो, हिसाब अभी बाकी है और मैं यही हूं, इंतजार कर रहा हूं। धीमे धीमे फेड आउट, हवा की सरसराहट, दूर से बारिश की बूंदें और एक भयानक फुसफुसाहट। तो रूहानी राज के डरावनी कहानियों के शौकीनों, आप बताइए, क्या अधूरी गलतियां आत्माओं को बांध कर रखती हैं? क्या कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिल जाए? अगर अस्पताल की एक गलती आपका नाम पुकारे, अगर कोई अदृश्य हाथ आपको K-17 के दरवाजे की ओर खींचे, क्या आप भी आधी रात को उस भयानक वार्ड का दरवाजा खोलेंगे? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखिए। क्या आपने भी कभी ऐसी किसी अनजानी शक्ति को महसूस किया है? क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो रूह कंपा दे? हम फिर मिलेंगे एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, पर पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि कभी कभी जो चीजें हम नहीं देखना चाहते वे हमारे ठीक पीछे खड़ी होती हैं।